आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 11 रबीउल अव्वल 18 अक्टूबर और पीर की शाम है और अयाम अज़ा के बाद हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ हो चुका है और बाकायदा प्रोग्राम्स में जो हमारे रेगुलर ट्रांसमिशन है उसमें इवनिंग आवर आप देखते हैं तकरीबन 5:30 बजे यूके टाइम से 7 बजे तक। तो इंशाल्लाह हमारा आपका साथ इसी दौरान हुआ करेगा और बहुत से इवेंट्स इवनिंग आवर में जो हमारा सेगमेंट पीर को होता है आज शाम तक। पहले तो मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसवी, उनसे भी मुलाकात करते हैं 2-2.5 महीनों के बाद और उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत से इश्यूज उनके साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मूसवी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फारूक भाई, बहुत खैरियत शुक्रिया। से हैं, ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर प्रोग्राम रहे अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी आयाम अज़ा में। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। अलग अल्हम्दुलिल्लाह नौयत के मौला हम सब की ये इबादत कबूल करे। और नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन हम 1400 साल पहले की जो यजीदियत है उस बारे में बात करते रहे, कैसे क़याम किया जाता है, कैसे आवाज़ बुलंद की जाती है, उस पर भी बात सुनते रहे। तो आज अब प्रैक्टिकली जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आज हमने आज की यजीदियत से कैसे टकराना है। तो बाज़ औक़ात अमूमन लोगों को अजीब लगता है कि ये इन लोगों को क्या हो गया, ये तो सिर्फ इनका काम है दीन का लिबादा ओढ़ें और अपना बस अल्लाह करते रहें और या हुसैन करते रहें। लेकिन इसका मकसद ये भी है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पाक हमें दुनिया में सल्लल्लाहु किस अलैहि तरह वसल्लम। से रहना का सिखा रही है, उस बारे में भी हम अपने आप को तैयार करें। तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि अहले बैत टीवी पर जहां पर मजहबी प्रोग्राम्स होते हैं, वहीं पे i14 न्यूज के प्लेटफॉर्म के जरिए हम करंट अफेयर्स से भी वाबस्ता रहते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट क्योंकि 2-2.5 महीनों के बाद ये शुरू हो रहा है, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं वो मुसीब भाई आपके साथ और हम सब के साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तानी इंटरनल और गिरदनवा के जो मामलात हैं काफी अ, वैसे अमूमी जो एक पाकिस्तानी गरीब की सूरत हाल है वो तो और भी बदतर हो गई है अफसोस के साथ, उस पर आगे तफसीलन बात करेंगे। लेकिन जो टसल्स हमारी अदारों के दरमियान चलती हैं वो उसका सिलसिला जारी है और इन दिनों किसकी टसल जारी है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इन 2 महीनों में मूसी भाई अफगानिस्तान में तब्दीली आई और इसमें और फिर बांग्लादेश का इन दिनों हम सुन रहे हैं कुछ मंदिरों पे या हिंदू मजहब के लोगों पे हमले हो रहे हैं और कुछ मशरक़ वुस्ता से मुतालिक मैं चाहूंगा इस पर पहले आप गुफ्तगू करें उसके बाद बिल्कुल फिर। और एक बात और नाज़रीन को याद दिलाता चलूं, अज़ान मगरिब जो है लंदन में आज 6:16 है। तो हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे अजान के लिए और उसके बाद फिर 7 बजे तक हम इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर रहेंगे। जी मुसीब भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। जो इस असल में काफी वाकई में चीजें जो है वो चेंज हुई हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो है वो नमूदार हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो अफगानिस्तान की है। क्योंकि अभी एक अरसे से सुन रहे थे कि अमेरिकन जो है वो एक गाइडलाइंस दे रहे थे कि हम जा रहे हैं, मगर और साथ में कभी कभी उनका बयान बदल भी जाता था और वो ये कहते थे कि हम अफगानिस्तान से अभी तवील उल मियाद हमारा यहाँ पर क़याम है, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो गो कि उनकी पॉलिसी भी जो है वो बाज दफा तजब्जुब का शिकार रही है। गो कि कहा यह जाता है कि हुकूमतें तब्दील होती हैं मगर थिंक टैंक्स जो है वही काम करते हैं, पॉलिसी चेंज नहीं होती। मगर देखा यह गया कि अफगानिस्तान के मामले में बयानियां, जिस तरह से अफगानिस्तान इराक के मामले में बयानियां जो कि एक तब्दील होता रहता है, अफगानिस्तान में भी ये सूरत हाल थी। और उससे लग यही रहा था कि बिल्कुल उसी तरह से कि जहां पर अब कदम जमाने के लिए मजीद जो है वो गुजारा नहीं है, तो वो उस हवाले से जो है वो अपना बयानिया तब्दील करते रहते थे। मगर उसके बाद जो वो गए हैं और उसके बाद एक बहुत तेजी के साथ आपने देखा कि तालिबान ने टेक ओवर किया, जिसमें इल्जाम लगते रहे पाकिस्तान के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी, रूस के ऊपर भी कि जी ये जो है इसके पीछे बैक पर मजीद कुव्वतें मौजूद हैं। वरना तालिबान के पास ना इतनी इंटेलिजेंस मालूमात है और ना इतनी ताकत है कि वो पंजशेर जैसी वैली को, जो इससे पहले कभी तालिबान वहां एंटर नहीं हो सके थे और रूस भी उसमें एंटर नहीं हुआ था, तो उसको किस तरह से जो है वो चंद दिनों के अंदर जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो इसमें बड़े बड़े ममालिक जो है वो शामिल है। ये इंजाम अमूमन सबसे ज्यादा जो है वो हिंदुस्तान की जानिब से लगाए जाते रहे। उसकी वजह ये रही क्योंकि उन्होंने एक वहां पर 20 साल के अंदर जो अपना एक नेक्सस बनाया था, जिसमें सफारत खाने खोले थे। पाकिस्तान उसकी शिकायत करता रहा आलमी बरादरी के सामने और बलूचिस्तान के ऊपर उन्होंने खुलकर जो है वो बलूचिस्तान को तोड़ने की, गिलगिस्तान को तोड़ने की बातें की। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई भी सहाफी अपने पास से नहीं कह रहा या अपना तजिया नहीं पेश कर रहा या अपना जो है वो एक प्रोटेक्शन
نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں جو کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتی رہی کہ ہندوستان کی جانب سے چونکہ اتنا مضبوط انہوں نے وہاں پر اپنا ایک عمل دخل کر لیا تھا افغانستان کے اندر کہ ان کو پورا یقین تھا کہ وہ بلوچستان کو اور گلگت بلتستان کے اندر حاوی ہو جائیں گے. تو یہ جو ایک موومنٹ ہوئی اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ امریکہ کے اوپر بھی متہم کو ان کو بھی کرتے رہے کہ امریکہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا, ہماری اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی, ہمیں بتایا نہیں یہ کیسا اتحادی ہے جو طالبان سے بھاگ گیا, ہمیں کچھ نہیں کہا. پھر جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ مدد کے لیے چیختی رہی اور ہندوستان کی فضائیہ ان کی مدد کو نہیں آئی اور وہ ایک ڈرامائی انداز میں پورا ایک فال ہو گیا اور طالبان فائز ہو گئے. اب جو نیا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ طالبان حکومت کس طرح سے چلاتے ہیں, کیونکہ طالبان کے ساتھ جو ایک مذہبی حوالے سے ایک تشیع کے ساتھ, ایران کے ساتھ, پاکستان میں شیعوں کے ساتھ تعلقات ماضی میں اچھے نہیں رہے ہیں, اور مزار شریف جیسا واقعہ جس میں کئی ہزار لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے طالبان کی جانب سے, جو ظلم و ستم روا رکھے گئے, تو شیعوں کو بالکل بھی اعتماد نہیں تھا. تو انہوں نے پھر ایک فضا قائم کی گئی کہ یہ وہ پرانے طالبان نہیں ہیں, یہ نئے طالبان ہیں, ان کی نئی تربیت ہوئی ہے, نئی سوچ کے ساتھ سامنے آئے اور ہم ضمانت دیتے ہیں. اس پر ایران نے بھی ضمانت دی, ایران کے ساتھ بھی ان کی میٹنگز ہوئی اور ایران نے ان کی حمایت کی کہ ٹھیک ہے ابھی ان کے عمل کے اوپر موقوف ہے کہ ان کا عمل کیسا ہوگا, اس کے بعد ہم اپنا کوئی فیصلہ لیں گے. تو ایران نے بھی جو ہے وہ اس بات کو آگے ٹالا کہ ابھی ہم کوئی اس کے اوپر ہاں یا نہیں والی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ وعدہ کر رہے ہیں, اب ان کے وعدے پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بات آگے چلی, اب جاری بات ہندوستان زخم خوردہ ہے, امریکہ زخم خوردہ ہے, اس کے اتحادی زخم خوردہ ہے, تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ طالبان کی حکومت کو کمزور کیا جائے اور وہاں پر داعش کے ذریعے سے حملے ہوتے رہے. یہ ایک عام تاثر ہے, یہ ایک عوامی تاثر ہے, یہ ایک جتنے صحافی ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ طالبان کے لیے چانس اتنا آسان نہیں ہے, ترنے والا نہیں ہے. اب آ تو گئے آپ, اگر حکومت کرنا, فائنینشیل معاملات کو سنبھالنا, معیشت کو سنبھالنا, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, ایک بہت بڑے بڑے بارڈرز افغانستان کے چاروں طرف لگتے ہیں, اس میں سے بعض جگہوں پر بالکل جو ہے خاردار تارے ہیں, وہاں پر کیمرہ سسٹم نہیں ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لال مسجد جیسی مسجدیں آج تک موجود ہیں جہاں پر داعش کی حمایت کے جھنڈے لہرائے جاتے رہے. تو اس پر بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں سے بھی انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے, جو داعش گھس کر طالبان کے نام پر شیعہ قتل عام کرے اور اس سے جو ہے وہ طالبان کے اندر بھوچال مچ جائے. ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے عالمی منظر نامے میں کیا ہے, تو مقتدی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر طالبان افغانستان کی شیعوں کی حفاظت نہیں کرتے تو ہمیں قبل از وقت شیعوں کی حفاظت کرنی چاہیے افغانستان میں. تو انہوں نے کہا کہ اسلامی جو تعاون کی تنظیم ہے, بالخصوص انہوں نے کہا کہ ایران, پاکستان, سعودی عرب اور قطر سے مطالبہ کیا کہ افغانستان کی شیعوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مناسب طریقے سے انٹروین کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر طالبان اہل تشیع اور افغانستان کے لوگوں کی حفاظت کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے کہ فرقہ وارانہ جنگ شروع ہو, ہمیں وہاں آگے بڑھ کر شیعوں کی مدد کرنی اچھا, چاہیے. یہ ایک چیز بہت اس میں تھوڑا سا مزید اس پہ بتائیے گا ناظرین کو سب کو کہ قاصر رہنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, یا کیا تاثر جا رہا ہے کہ دانستہ قاصر رہا جا رہا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, نہیں, چوکی پاس ہے ان اور کا ساتھ فیلئر ہے, چار کی چلی ہو رہی ہے, یا وہ فیلئر اتنی ہے, اہلیت ہی نہیں رکھتے, کیونکہ شروع میں نہیں تاثر تھا اہلیت جی نہیں ہے, 45 وہ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اہلیت نہیں بہت ہے. بھائی چارہ ہے. دیکھیں جی آپ کے سامنے آئی ایس آئی ہے, کتنے پاپڑ بیلتے ہیں, آپ کے سامنے رو ہے, کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. مطلب یہ ان کے پورے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتے ہیں. پھر جا کے کہیں جو ہے وہ دہشت گرد حملے سے پہلے پکڑا جاتا ہے. پاکستان میں کم حملے ہوئے مگر اس کی جڑیں اکھاڑ کے آئی ایس آئی نے پھینک دی. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے, اب یہ ہم نہیں اس کو مقایسہ کر سکتے کہ طالبان بھی ابھی جو ہے وہ ایک بالکل نوزائیدہ ہیں اور ایک جیپوں میں بھر کے اور ٹرکوں میں بڑھ کر اسلحہ ہاتھ میں لے کر دندناتے ہوئے کہیں جا کے ٹیک اوور کر لینا اور ہے, مگر ایک خفیہ اداروں کا نیٹ ورک بنانا, باہم معلومات آنی, ان تمام چیزوں میں ابھی وقت لگے گا. ابھی طالبان بہت کمزور ہیں, انیشل لیول پر ہیں, اور ان کا یہ کمپلیٹلی فیلئر ہے اس وقت کہ وہ داعش کو سنبھالنے میں ناکام رہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اور داعش میں جو نظریاتی کارکن ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اسی حلیے کے لوگ ہیں, اسی علاقے کے بھی لوگ ہیں. ضروری نہیں ہے وہ داعش میں عربوں کو استعمال کر رہے ہو سکتا ہے وہاں کا مقامی افغان استعمال ہو رہا ہو جو کہ حلیے میں دیکھنے سے طالبان ہے مگر وہ کام نظریاتی طور پر داعش کے لیے کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑا اس وقت طالبان کے لیے امتحان ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کس طرح مینٹین کرتے ہیں. پھر اس کے نیکسس چاروں طرف ہیں. دیکھیں آپ آذربائیجان کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے, بڑے بڑے گروہ ہیں, بڑے بڑے اڈے ہیں ان کے, جو کہ نظریاتی طور پر, میں یہ نہیں کہہ رہا داعش کے پرچم داعش کے نظریاتی بیٹھے ہوئے, لال مسجد کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟
آپ لال مسجد کو کس کھاتے میں ڈالیں گے جہاں پر مسجد حفصہ کی طالبات نے ابوبکر بغدادی پر ان کی زوجہ نے وہ جو مولانا برقع پہن کے جو فرار ہوئے تھے عبدالعزیز صاحب، ام حسان ان کی جو زوجہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ابوبکر بغدادی کی بیعت کا اعلان کیا تھا، لیٹر ایشو ہوا تھا. یہ تمام ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو اگر امریکہ کہتا ہے کام کرو اور یہ ہو رہا ہو اور یہ جا کے گھس رہے ہوں، کہیں سے بھی جا رہے ہوں اور یہ کہا بھی جا رہا ہو. بار بار دیکھیے ایک چیز اور خبروں میں آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ بار بار طالبان پاکستان کے ساتھ بارڈر بند کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آخر؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کچھ تو ان کو خبر ہے یا ہماری طرف سے خبر دی جا رہی ہے یا ان کے پاس خبر ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، مشکوک سرگرمی ہے. تو یہ ایک بہت مصیبت والی بات ہے کہ ان کو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مگر ابھی تک ان کا کمپلیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر فیلئر ہے انٹیلیجنس کے اس پر کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ قابو کر سکیں. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ الہبیت انٹرنیشنل اسمبلی کا بھی بیان ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے دہشت گردانہ حملوں کو روکنے میں جو ہے وہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. طالبان کے داعش سے مقابلہ کرنے کے وعدوں کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو اب تک قندوز میں دہشت گردانہ حملے کے مرتکب افراد سے نپٹنے کے لیے طالبان کی جانب سے سنجیدہ مثبت کارروائی دیکھنے کو ملی نہیں ہے. تو ایک یہ بھی ہے کہ ابھی وہ بالکل حونق ہو گئے ہیں کہ اس کا کیا کریں، کیونکہ پیچھے ہندوستان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، زخم خوردہ اور ممالک بھی ہیں جو پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سبکتار کرے اور یہ جنگ پھیل جائے. اگر یہ گولہ پھٹتا ہے ہندوستان وہاں پر افغانستان میں، تو اب یقین کریں اس کے اثرات پاکستان اور ایران کے اندر لڑائی ہونی ہے. کیونکہ یہ جو داعش کو وہاں اتارا جا رہا ہے، اگر طالبان کنٹرول نہ کر سکے اور یہ پھیل گئے اور حکومت ان کی ناکام ہوئی تو یہ ایران کی سرحد پہ بھی لڑائی ہوگی، پاکستان کے اندر بھی ہوگی. تو اس لیے پاکستان اور ایران، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران کے آرمی چیف آئے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر معاہدوں میں بات ہوئی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ ایران اور پاکستان کو تشویش ہے کہ اگر یہ ناکام ہو گئے، طالبان ناکام ہوئے، تو اگلی باری ہماری جنگ میں کودنے کی ہے. اس چیزوں کو بڑی اس سے دیکھا جا رہا ہے. تھوڑی سی سعودی عرب کی جانب سے ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک افسوسناک خبر بھی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی جو وزیر خارجہ ہے جناب علی فیصل بن فرحان، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دوستانہ ماحول میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں. 4 دور. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ 80% جو مسلمانوں کی مشکلات ہیں پوری دنیا میں، وہ لڑائی رک جائے گی. یہ بہت بڑے یونٹ ہے. تو اگر یہاں پر سعودیہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ امریکہ دور سے آیا ہوا ہماری مدد نہیں کرے گا، بلکہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایرانی ہمارے لیے سیاست نہیں کریں گے بلکہ ہمیں تقویت کا سبب بنیں گے، اس چیز پہ اگر وہ قانع ہو جاتے ہیں اور ان کو یقین آ جاتا ہے، وہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی اس میں جو ہے وہ ہوگی. ابھی بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اس بارے میں کہا کہ اب تک تہران اور ریاض کے مابین مذاکرات کے 4 دور ہوئے اور یہ مذاکرات دوستانہ رہے، مگر ابھی اتنے مؤثر نہیں ہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے. اور میں تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ جو ملک عبداللہ شہر کے پیور بیچ پر ساحل کے افتتاح کے بارے میں، کہ وہاں پر جو انہوں نے اگست کے مہینے میں افتتاح کیا تھا اور نیلگو پانی اور سفید ریت پر ساحل پر لوگوں کو بنا کسی روک ٹوک کے اسلامی اور انسانی بندھنوں سے آزاد ہو کر من چاہے طریقے سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی. خواتین انڈر گارمنٹس کے ساتھ حقہ بھی پی سکتی ہیں اور اپنے پالتو جانور کتے وغیرہ لے کر بھی وہاں پر آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد موسیقی کا بھی، کنسرٹس کا بھی معقول انتظام روزانہ ہے. اور یہ تمام چیزیں ہیں. اس پر بہت سارے لوگ بیان دے رہے ہیں غیر ملکی اور بڑی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ سعودیہ جو کہ ایک کنزرویٹو ملک تھا، وہاں پر ایک اچانک اتنی بڑی تبدیلی جہاں پر کہ کوئی محرم کا بھی نہیں ہے، آپ کوئی مرد کسی عورت کو، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تمام چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ویژن 2030 کے تحت ان سب چیزوں کو برطرف کر دیا ہے. اور یہ ایک افسوسناک خبر ہے. اور دوسری جو ان کا مذاکرات کا دور ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو اس سے کافی مسلمانوں کو پوری دنیا میں فائدہ ہوگا. تو ابھی یہیں تک اس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس کو مزید اپڈیٹ کریں گے. بالکل صحیح. اور کیونکہ سعودی عرب کی آپ بات کر رہے ہیں، آج پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ 23 اکتوبر کو یعنی اگلے ہفتے 3 روزہ دورے پہ سعودی عرب جا رہے ہیں. تو MBS وغیرہ یا وہاں پہ ایک کانفرنس بھی ہے. اور کافی جو گرما گرمی تھی، شاہ محمود قریشی کا بیان آیا اور تھوڑا سا دوریاں تھی، ان کی طرف سے $1 ارب مانگ بھی لیا گیا. تو اب دوبارہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور اس تناظر میں کہ یہاں پہ بھی تھوڑی سی کشیدگی ہے یا ٹکراؤ ہے، برتن کی آواز آ رہی ہے. تو اس میں یہ آئندہ کا جو دورہ ہوگا عمران خان کا وہ کیسا ہوگا،
इस पर 23 अक्टूबर को हम मजीद बात करेंगे। और अफगानिस्तान की जो बात हो रही थी मुस्लिम भाई, क्योंकि 2-3 महीनों के बाद अब ये प्रोग्राम करें तो कुछ ऐसे फुटेजेस, जो एक तो अशरफ गनी जो कैसे अचानक भाग गए, और फिर वो 3 लाख जो उनकी फौज थी, जो बाइडेन को समझ नहीं आई कि इतनी ट्रेनिंग और इतना वो जहाज वहां पे पड़े हैं, टैंक पड़े हैं, और वहां पे वो पींगे डाल के झूले ले रहे हैं वो तालिबान, झूले झूले और झूले झूल हाँ रहे हैं। हाँ और इस किस्म के मनाजर भी हमने देखने को मिले। और कुछ जी हाँ जी हाँ हाँ अफसोसनाक भी कि जैसे वो तैयारे से बेचारे लोगों का किस तरह से इनखला की कोशिश थी। कुछ लोग जो अल्लाह है तैयारे कई हजार फीट की बुलंदी से वो बेचारे नीचे गिरे हैं। जी हाँ और बाद में उसके पंखों में बैठ पाकिस्तानी, गए सुना था वहां पे भी बहुत रेल पेल हो गई कि जो दूसरे ममालिक की जो अफवाज हैं वो भी वाया पाकिस्तान गई थी। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो अब वाकई इसमें बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा है कि अफगानिस्तान में जो हालात बेहतर, और ये दाइश की एक, मैं तो समझता हूँ कि तालिबान को इस बारे में उनकी जो ठिकाने हैं या वो कैसे कार्रवाइयां करते हैं, क्योंकि एक चोर को दूसरे चोर की कार्रवाइयों का पता होना चाहिए ना। तालिबान पहले कौन सा वो कोई बहुत ही पुरअमन वो जिंदगी गुजारे थे, उनको भी जी जी इस कंप्लीट किस्म की कंप्लीट कार्रवाई। फेलियर है तो ये फेलियर उनको फेलियर है पता उनका होना कंप्लीट चाहिए था कि दाश जो है वो क्या कर सकती है, ताला तोड़ने वाला बिल्कुल वरबा वो क्या इस्तेमाल कर रही है। तो मैं तो समझता हूं उनको इसमें कामयाबी मिलनी चाहिए थी कि वो काबू करें, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, और अभी तक उनकी वो किसी बैन अवी हुकूमत ने जी उनको तस्लीम भी नहीं किया। वो कि भी यूएनओ नहीं की किया सेशंस में उन्होंने कहा कि हमें भी नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन दी नहीं गई। तो ये सारे अभी मामलात हैं अफगानिस्तान के मामले में। और एक जो खुशियां एक बाद में बॉडी लैंग्वेज जो हमारे उन दिनों अगस्त के महीने में काफी थी कि देखें, पहले कहते थे जी पाकिस्तान जो मामला है वो पाकिस्तान के जिम्मे डालते थे। तो आज देखें कि पाकिस्तान ने नेटो और सब चीजों को तहस नहस कर दिया, इंडिया को पसपा कर दिया, और तालिबान वहां पे कामयाब हो गए। तो वक्ती एक सिनारियो ये भी रहा, थोड़ा फेज ये भी चला, लेकिन अभी तक उसका कोई धूल मिट्टी जी हाँ बैठ नहीं पा रही, अभी तक की हम गर्दोगबारी देख रहे हैं। तो नाज़रीन, टेलीफोन नंबर्स अब आपके सामने आ गए हैं। करंट अफेयर्स का ये काफी अर्से के बाद पहला प्रोग्राम है, तो कुछ साबका इश्यूज को भी हम आगे बढ़ाएंगे, और कुछ जो हालिया अहम वाकयात हैं पाकिस्तान के उससे भी बात करेंगे। एक तो यहाँ से इसका आगाज करेंगे, लंदन में एक जो एमपी हैं सर डेविड, उनका कत्ल हुआ। सोमाली निजात मुसलमान अली हरबी को उन्होंने गिरफ्तार किया, और उनको भी बताया जा रहा है कि शिद्दत पसंदी, इस्लामिक शिद्दत पसंद जो उनके अजायम थे वो नजर आ रहे थे। तो ये एक अफसोसनाक वाकया है। अक्सर एमपीज काउंसलर्स या सर्जरीज या आम जबान में खुली कचहरी वो लगाते थे, अपने हलकों में लगाते हैं। तो एक 4-5 सालों में ये दूसरा ब्रिटिश एमपी है कि जिसको इस हामाना अंदाज से कत्ल किया गया है। और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल, और इसमें अल्लाह ना करे कि इसमें दोबारा कुछ इस्लामिक फोबिया और इस किस्म की जो दूरियां हैं, तफरीक है, वो कामयाब हो सके। इस किस्म के अनासर जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। मुसलमानों का कत्लेआम भी हम देखते हैं, कोई भी सरपिरा उठ के वो कर देता है। तो एक चीज इसमें जरूर होनी चाहिए कि जैसे इंडियन वायरस को डेल्टा वायरस का नाम दे दिया गया, और बहुत अच्छा किया कि जी, क्योंकि एक कौम से मंसूब नहीं करना चाहिए किसी भी नुकसानदेह चीज को। तो अगर टेररिज्म अगर कोई कर रहा है इंफरादी तौर पे, तो मजहब को इस्लामिक टेररिज्म ये कहना जो है ये मुनासिब नहीं है। इस पे 50-60 सही जो नहीं है ममालिक हैं इस्लामिक, इस पे आवाज उठानी चाहिए, और उस पर यकीनन। और एमपीज के हवाले से जो हिफाजती तौर पे हम देखते हैं कि अमूमन पाकिस्तान में उनकी काफी बॉडी गार्ड्स और प्रोटोकॉल यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की हुकूमत ये सोच रही है कि कम से कम एमपीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कि उनकी सर्जरीज या उनको जो भी कचहरियों में अगर उनको आना जाना पड़े तो फिर उनकी हिफाजत को यकीनी बना जाए, कोई भी जाके इस किस्म का हमला ना करे। तो ये बहुत से सवालात उठे हैं। मुझसे भाई, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें, फिर मैं पाकिस्तान के इशू से बात करूंगा कि यहाँ के एमपी का कत्ल होना ये कोई आम बात नहीं है, और बहुत ही शिद्दत के साथ इसकी मजम्मत की गई। देखिए बिल्कुल इसकी शिद्दत के साथ मजम्मत की भी ज़रूरत है और शिद्दत के साथ इस तरह के लोगों की बीचगुनी की भी ज़रूरत है क्योंकि ऐसे लोगों को देखिए शाम के हवाले से ना जो तक़वियत दी गई
अमूमन उसके ऊपर रोका जाना चाहिए था पूरी दुनिया भर में, मगर हमने देखा कि पूरी दुनिया से सिर्फ शाम की दुश्मनी में एक दाइश को तकवीत दी जा रही थी। तो ऐसे लोगों को जो कि एक माशरे का नासूर होते हैं, वो कहीं पर भी जो है वो चैन की जिंदगी नहीं जीना चाहते, ना जीने देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जब कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है तो वो पलट के कहीं ना कहीं इंसानियत के ऊपर वार करते हैं। तो यही बात पाकिस्तान में भी होती थी कि देखें जी, आज अफगानिस्तान में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तालिबान बना रहे हैं, तो कल टीटीपी बन जाएगी। और वही हुआ आपके सामने, देखिए ना, तहरीक तालिबान से आज की लड़ाई हमारी हो रही है टीटीपी के नाम हम्म, पर। तो इस तरह के जो अनासिर हैं ये पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, सिर्फ इंग्लैंड का मसला नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर है, कनाडा में है, अमेरिका में है, हर जगह है। तो इनको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, इनके जुमे के खुतबों में क्या बात हो रही है, ये किसकी तकफीर कर रहे हैं, किसको काफिर कह रहे हैं, इन तमाम चीजों पर पाबंदी होनी चाहिए। जब आप इनको फ्री हैंड देंगे और इनको पूछेंगे नहीं, तो ये वाकयात में इजाफा होता चला जाएगा। तो इसलिए इन तमाम चीजों के ऊपर रोक लगानी चाहिए, बिला मजहब व मिल्लत व तफरीक, क्योंकि इनका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। ये एक इंतहा पसंद सोच है। जिस तरह से हिंदुस्तान में आरएसएस ने किया कि मार मार के बोल जय श्री राम, तो ये कहते हैं कि बोल जो है वो फला, तो ये जो है इसका ना ताल्लुक किसी हिंदू मजहब के साथ है, ना इस्लाम के साथ है, ना क्रिश्चियनिटी के साथ है, ना यहूदियत के साथ है। ये इंसानियत के दुश्मन है। जो मजहब के नाम पर किसी का गला काट रहा है वो पागल हो चुका है और वो तकफीरी है, और उसका कोई मजहब उसको ओन करने को तैयार नहीं है। तो ना आप इस पर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का नाम दे सकते हैं, ना इसको हिंदू इंतहा पसंदी कह सकते हैं। इनको चाहिए कि जो हिंदू माशरे में है उनको चाहिए वो अपने क्या से आउट करें, मुसलमानों को चाहिए अपने क्या से आउट करें, और तमाम हुकूमतों को मिल के इसके ऊपर इकदाम करना चाहिए कि जो किसी की तकफीर कर रहा है उसको आउट, अपने किया से बाहर कर दें उसको। उसको बिल्कुल बिल्कुल आजादाना नक्ल हरकत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और नाज़रीन, चलते हैं अब पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, और अमूमन जो इस वक्त जो जेर बहस मामला है, 6 अक्टूबर से बल्कि मामला जेर बहस चल रहा था। आईएसपीआर की तरफ से एक ट्वीट में बताया गया कि जनरल फैज को कोर कमांडर पिशावर तैनात कर दिया गया है, जो मौजूदा डीजीआईएसआई थे, और उनकी जगह नदीम अंजम के बारे में बताया गया कि उनकी तैनाती हो जाएगी डीजीआईएसआई की ओहदे की। लेकिन उसके बाद से ये मामला ऐसे अभी तक मुअल्लक है हवा में। अभी भी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी वो काम जारी है, जैसे नहीं वो सड़क के ऊपर लिखा था सड़क जेर तामीर है, और वो कई कई साल तक लग जाते, वो जेर तामीर ही रहती है। तो ये प्रोसेस जारी है, फवाद चौधरी साहब कई दिनों से कह रहे हैं। और प्रोसेस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो एक बाकायदा तौर पे जो वजीर आजम का अख्तियार है उसके बारे में इग्नोरेंस दिखाई गई, या ये अख्तियार जो स्पेशली डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ की तैनाती है वो वजीर आजम के जेर अख्तियार है। तो इसके बाला बाला जो है वो तैनाती जो है वो इमरान खान के बकौल उनको अच्छी नहीं लगी, और बाद में जो काबीना इजलास हुआ उसमें भी कुछ उनके तर्जमानों की तरफ से ये बात भी आई कि इमरान खान ने कहा कि मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूं, अगर आर्मी चीफ की कोई इज्जत होती है तो वजीर आजम की भी कोई इज्जत होती है। और जब वो आए तो जो पार्लिमानी कमेटी के जो अफराद थे उन्होंने तालियां बजा के उनका इस्तकबाल किया। तो इस किस्म की जो सर्द मोरी जो आपस में इदारों की साबका हम देख चुके हैं कि जब भी इवन बाद में कहा जाता है कि कैसे हो गया कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड ये एक पेज के ऊपर बाद में लड़ाइयां। तो ये सदर जिया और भुट्टो साहब को देख लें, मुशर्रफ नवाज शरीफ को देख लें, नवाज शरीफ साहब की, और फिर अभी राहिल शरीफ और बाजवा साहब की जो, तो ये आपस में चपकलिशें होना ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज की इतलात ये है कि आज जो है वो एनसीओसी के एक जनरल हमूदुज्जमा की रिटायरमेंट पे एक तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ और इमरान खान साहब ने इकट्ठे शिरकत की है, और उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है। लेकिन दौर अभी भी भी किया मेन है। चीज ये है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया कि नए डीजीआईएसआई का। कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें, इमरान खान साहब का कहना है कि वो 3-4 नाम भेजे जाएं और बाकायदा फिर उनकी इंटरव्यूज हों। लेकिन एक चीज जुमला ये जो मुझे तासर, उसके बाद फिर इस पर आप भी बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सियासत है भुट्टो साहब के दौर से, जब आईएसआई जो है एक हर मुल्क की खुफिया इदारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सियासी विंग जब से भुट्टो साहब के दौर से आईएसआई ने
اس میں ایک حصہ ڈالنا شروع کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آئی جے آئی بھی بن گئی اور کون سی جماعت آگے آنی ہے, سلیکٹڈ الیکٹڈ, آر ٹی ایس بیٹھ جانا, پولنگ عملہ جو ہے وہ بھاگ جانا, ریفرینڈم میں 98% ووٹ آ جانا, کسی صحافی کی پھینٹی لگ جانا. تو یہ ساری چیزیں عموماً یہ بڑے پیمانے پہ سینٹ میں آپ نے دیکھا الیکشن میں وہ کیمرے لگے ہوئے تھے. ایک دن بالکل پہلے یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں جیت رہے ہیں, دوسرے دن اعتماد کا ووٹ بھی مل جاتا ہے, وہی لوگ ہیں, وہی بندے ہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں پیچھے یہی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل جو انجینئرنگ جو ہوتی ہے وہ آئی ایس وہ آئی ہوتی ہے, اس کو تفویض کیا جاتا ہے. اور جیسے ہمارے ایم این اے ایم پی اے کا ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں تھانے دار ایس ایچ او وہ میری مرضی کا ہو, تاکہ اگر کسی کو پھینٹی ڈلوانی ہو, جھوٹا پرچہ ایف آئی آر کٹوانا ہو, تو یہ تھانے دار میری بات مان لے. تو ان دنوں جو جنرل فیض اور آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تقاریر, بلاول صاحب, سب نالا ہیں فیض صاحب کے, وہ کہتے ہیں جی سب انہی کو فیض دیا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہے کم از کم 6 مہینے اور جب ان کو ہٹایا گیا ہے تو پھر یہ ساری ایک گرما گرمی ہم نے دیکھی ہے. ایک پہلو یہ ہے, لیکن ایک اور پہلو جو آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے تھے اس پر بھی, اور اس کے علاوہ جو اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں. دوسرا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب انہوں نے جا کر افغانستان میں وہاں ایک ہوٹل میں چائے پی تو ہندوستان کے ایک بہت معتبر اور بڑے جرنلسٹ جن کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے, انہوں نے اس ہوٹل کی 5ویں منزل اناؤنس کی کہ 5th فلور کے اوپر, ہاں ہاں, اور جو ہے وہ پاکستانی ملاقاتیں جو ہے ہوئی. وہ آئی ایس آئی چیف موجود ہیں, وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر وہ چائے پی رہے ہیں اور چائے پینے کی تصاویر آئی. تو اس ہاں پر کہا گیا کہ حضور 5ویں تو منزل ہے ہی نہیں, وہاں تو 2 منزل کا ہوٹل ہے, آپ نے جی یہ ہاں 3 منزلیں اور کہاں سے ایڈ کر دی, آپ تو اچھے بڑے معتبر صحافی ہیں, یہ جی ہاں 5واں فلور کیوں لے آئے بھائی, دو تھا تو 2 ہی کہتے. تو جی ہاں وہاں سے انڈیا کی, ہندوستان کے میڈیا کی اوپر جب ہم دیکھیں تو وہ آئی ایس آئی چیف کی جو چائے پی رہی تھی, وہ چائے کی پیالی جو ہے اس سے بخار چڑھ گیا وہاں. تو وہ ایک نیریٹو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکن سے شکایت کی ہے اور انتہائی درجے کا دباؤ پڑوایا ہے کہ یہ آدمی نہیں چاہیے. ایک یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے, خبروں میں گردش یہ بھی بات کر رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے اور صحافی حلقے بھی اس پر بات کر رہے ہیں, مگر ابھی تک مطلب اس کو کوئی 100% کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی کہ اصل صورتحال کیا ہے. مگر ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے واویلا ہوا اور امریکہ نے, چونکہ اس کا اتحادی ہے اور چین کے معاملے میں وہ ہندوستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا, اور افغانستان کے معاملے میں ہندوستان سے اس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں, جس کو وہ برابر کرنے کے لیے ہندوستان کا, دیکھا کہ مودی صاحب نے وزٹ بھی کیا امریکہ کا, اور جو ہے وہ ہندوستان کو کھونا نہیں چاہتے, ورنہ وہ چائنا کے ساتھ نبرد آزما وہاں نہیں ہو پائیں گے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے کہنے پر یہ انتہائی درجے کا ایک پریشر آیا ہو, جس پہ کہا جا رہا ہو فی الحال کہ بھائی ان کو ایک اسٹیپ بیک کر لو, کام تو پالیسی وہی ہوگی, جو کام کر رہی ہے ایجنسی وہی کرے گی, مگر یہ کہ چہرے پر اعتراض ہو رہا ہے تو چہرہ چینج کر لیتے ہیں. ایک نیریٹو یہ بھی ہے, دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہم نے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ساتھ ترکی ہے, ایران ہے, روس ہے اور چائنا ہے, ہم نے کسی کی نہیں سننی. یہ دونوں تینوں باتیں ہو رہی ہیں اس وقت, بالکل صحیح. حتمی نہیں ہے اس میں سے لیکن کوئی. ہاں, لیکن اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ خارجی رجحان تو نہیں ہے, لیکن اس کی زیادہ ان دنوں کے جو دیگر جو اس کے تناظر میں جب حالات دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن یا عمران خان کی انٹرویوز میں اس نے صاف کہا, ایک تو ایبسولوٹلی ناٹ کا جملہ, اور پھر بعد میں یہ بھی انہوں نے واضح کہا کہ ابھی ہم امریکہ کے اس طرح کے اتحادی نہیں ہیں جیسے انڈیا ہے, یا جو ملاقات کا یو این او کے بھی سپٹمبر میں جو اجلاس تھا تو ملاقات طے نہیں ہو پائی عمران خان کی جو بائیڈن, اسی وجہ سے انہوں نے ویڈیو لنک پہ ہی خطاب کر دیا. تو تو اتنا اسی کو تو کانفلکٹ کہہ رہے ہیں, اسی جی کو ہاں, تو کانفلکٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہٹنا چاہیے, اور پریشر آ رہا ہے, اور مطلب تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ یہ ہے, اور یہ بات صحیح ہے, صحیح ہے, لیکن رائے یہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن تھنک ٹینک جو ہے اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنلی اگر دباؤ چاہتے یا وہ قبول کرتے تو اس وقت معاشی طور پہ پاکستان کے حالات قدرے بہتر ہوتے, کیونکہ مشرف صاحب جب امریکہ کے بالکل اتحادی تھے تو اس وقت کم از کم ڈالر کی قیمت جو تھی وہ ذرا بہتر تھی, پاکستان کے معاشی حالات قدرے بہتر تھے. تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ یا جب کوئی ٹسل بازی نہیں ہے, ہم گڈ بکس میں ہیں, تو کم از کم اتنی زیادہ کھجل خواری نہیں ہوتی
पाकिस्तान में जो इस वक्त डॉलर की कीमत और मगर तेल अभी कल 10-15 रुपए बढ़ गए, मगर तो फारूक भाई, ये हमारे कुछ पास ना शुरुआत, सिनेरियो चेंज है। सम्राट भी मिलते हैं ना, हाँ, सम्राट भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पास हमें हमारे पास जी, सिनेरियो चेंज है। इस वक्त चाइना कह रहा है कि यस एंड नो, आप हमारे साथ हैं हम्म और नहीं। हम्म हम्म समझे ना? तो उस वक्त ये सिनेरियो नहीं था। इस वक्त हम्म हिंदुस्तान में वो उनके पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे बहुत बड़े एरिया पे काबिज हो चुका है। चाइना हम्म जिसको वो क्लेम करता है, उसने फौजें डाल दी हैं, वहां अपनी हम्म मजबूत बैरिक्स बना रहा है। मजीद आगे वो बहुत आगे तक आना चाहता है। छोटे छोटे जो मुल्क हैं उन सबको उसने कह दिया ये सब चाइना का हिस्सा है। और जो माओ ने उनको एक विजन दिया था उस पर वो पहुंच रहे हैं, पूरा पहुंच चुके हैं वहां तक वो। ये अभी सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम्म पहले चाइना ने इनसे ये मुतालबा नहीं किया था। इस वक्त हम्म चाइना यस और नो वाली पोजीशन में है कि आप हमारे साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं। तो अब फैसला करना है, या सी पैक को लपेट देना है और चाइना से जितनी मुराद ली है, क्या क्या चीजें गिरवी करी हैं। तो इनको खतरा है कि ये ना हो कि अगर हमने चाइना को मना किया तो दो नुकसान है। एक तो चाइना, ये ना हो कि मकबूजा फलस्तीन बन जाए हम चाइना के। और दूसरा दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि हिंदुस्तानी हमले से फिर कौन महफूज करेगा। तो चाइना को तो सही है, छोड़ ही नहीं सकते। तो चाइना को ना ठीक है, छोड़ने पर आईएमएफ के जरिए से माशी तौर पर सख्ती का सामना पाकिस्तान को है। सिनेरियो चेंज है इस वक्त। बिल्कुल दबाव तो है, फेटफ, आईएमएफ, ये सारी चीजें जी हाँ, पाकिस्तान के दबाव हवाले है। से, लेकिन कुछ जो बड़ों के अंदर जो एक जंग महाजराई है हमारे यहाँ, जो पास्ट है, यकीनन वो भी आपने देखा कि अब जब हम बात करते हैं शफाफ इलेक्शंस की या ईवीएम्स की या वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात होती है, या आपने देखा कि बहुत अच्छे जब एक पेज पे भी मामलात होते थे तो जीएचक्यू के दरवाजे खुले थे जुबैर उमर के लिए, अंदरूनी खाना मुलाकातें भी होती थी। कभी कभी आप वो, और फिर मुझे ख्वाजा आसफ का याद आ गया, 2018 इलेक्शन में ख्वाजा आसफ ने फोन किया आधी रात को बाजवा साहब को। तो ये जो सरचश्मा जो है ताकत का, और वो जो मरकज है जीएचक्यू, ये महाजराई तो जरूर है। इमरान खान, अब हमने इन्हीं प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं कि इमरान खान जो है वो, उनका वो बयान एक कोने में मौजूद है, या वो एक ये ज़हन भी रखते हैं कि जर्नैलों के सामने अगर चंद हजार लोग हो जाएं, आ जाएं, तो उनकी हालत और उनकी पैंटों से मुतालिक उन्होंने बहुत एक जुमला कहा था कि वो घबरा जाते हैं। तो ये इमरान खान कह चुके हैं, और इमरान खान ने कुछ इंटरव्यूज में भी कहा कि मेरे अंडर है डीजीआईएसआई। जब नवाज शरीफ ने कहा ना जी मेरे डीजीआईएसआई खड़े होके आ गए और उन्होंने कहा रिजाइन करो, तो इमरान ने कहा कि मेरे मेरे दौर में अगर कोई ऐसा करे तो ये कैसे हो सकता है। तो ये, और आपने देखा जब मियां साहब इधर थे, यानी इधर से जी मुराद हाँ, पाकिस्तान में ही थे, तो अपनी तकारीर में इमरान खान कहते थे ये गद्दारी होगी, हमने अगर एनआरओ दे दिया, कोई चला गया, जी तो हाँ। वो मुझ और आपसे वो मुखातिब नहीं होते थे, वो उन्हीं ताकतों से इमरान खान मुखातिब होते थे कि जो एनआरओ देते थे और फिर उन्होंने उन्होंने दे दबा तो दिया, दिया इनको। और प्लेटलेट्स जो हैं वो जीरो करके या 5-10 करके इंतहाई तशवीशनाक लेकिन हालत में जो किया है। तो ये एक ताकत मौजूद थी वहां पे, और वो इस पे इमरान खान जो है वो सीख पा भी थे, और वो अंदरूनी खाना जंग जारी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इस वजह से थोड़े से खुश थे कि चले मैं इक्तदार में हूं, और पीडीएम के जी हाँ, हवाले से जो एक महाजराई है वो थोड़ा सा एक कंट्रोल में रख लिया जाता है। तो ये चीजें सारी साथ साथ चली, लेकिन अब ये मैं समझता हूँ कि जो एक इख्तितामी एक फिल्म की एक एक होता है ना कि एक पीक होती है, उसके इख्तिताम बाद का। मामले अब इख्तितामी टाइम है। 2 साल इनके पास वैसे मगर बचे देखिए, हैं, बाजवा साहब अगले नुकसान हो साल जाएगा। रिटायर होंगे। अ, लेकिन इसमें अब जो महाजराई है, जो जंग है, एक चीज तो तय है कि इमरान खान जो है वो मियां साहब की तरह वो फिर खामोश नहीं होंगे। उनको अगर ये छेड़ा गया, ये हफ्ता डेढ़ से ये जो खामोशी है कि वो समरी भेजे 5-10 लोगों की या 4 लोगों की, वो इस वक्त जो है वो ऐलान ना होना डीजीआईएसआई का, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज वहां पे कोई कुक हो रहा है, कोई पक चल रहा रहा है है। कुछ। तो ये चीज बकरा इतनी है। देखिए, आसान नहीं है। जी। देखिए इमरान खान से मैं समझता हूँ पीटीआई वाले मेरे दोस्त नाराज ना हो। ये सियासी गलती हुई है। सियासी गलती हुई है। और वो ये कि अगर जिस तरह से आपने दावे किए कि जी मैं मेरे अंडर में है और मैं ऐसा नहीं हूं, मैं हूंगा तो रिजाइन कर दूंगा फौरन, जिस तरह के इमरान खान साहब के बयान थे, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। फिर उन्होंने आपसे एनआरओ दिलवाया और किसी आप
सोशल पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है जनरल शुजा पाशा रिटायर्ड का बयान, 10 मिनट का क्लिप है, वो देख लें। उसमें वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो इस हुकूमत ने जो कुछ वादे किए थे वो तमाम वादे बाले ताक रखकर तमाम बड़े लैंड माफिया को, बड़े बड़े मिल ओनर्स को, बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं उन सब के लिए कानून साजी कर दी कि अब उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि जो पैसे रिकवर हुए हैं वो तो रोड पे चलते फिरते छोटे छोटे मोटे लोगों से रिकवर किए हैं, बड़ों पे तो हाथ डालेंगे। तो ये जब सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान साहब को उस वक्त रिजाइन देना चाहिए था। आप यकीन करें कि सियासत भी बच जाती और चेहरा भी बच जाता। मैं समझता हूँ वो आपने जैसे अभी कहा ना कि चलो हुकूमत चल रही है चलाओ, तो ये शेरवानी चिपक गई, ये हाँ, शेरवानी चिपक गई। यहाँ पे मार हाँ खा गए। ये शेरवानी चिपक गई, यहाँ मार खा गए, शेरवानी चिपक गई, और इससे इसके बड़े लॉन्ग टर्म जो है वो बुरे असरात जाहिर होंगे। जो आप एक नारा लगाकर आए थे दो पार्टियों को बिल्कुल गंदा कर कर, अब उनमें और आप में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा लोगों को, क्योंकि यानी ये वो दोनों काम अगर साथ साथ नहीं उन्होंने चल सकते, साथ साथ नहीं ये होंगे। दोनों देखिए साथ उन पर साथ नहीं हो करप्शन के सकते। चार्जेस हैं, उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, ठीक है। आपने हम्म, कहा था मैं उठा के अंदर करूंगा और बंद करूंगा, तो आप उनको छोड़ते चले गए। अगर आप नहीं भी छोड़ते चले गए तो जो छुड़वा रहे हैं आप उनके छुड़वा आगे लिया गया, जेल होते छुड़वा चले गए, लिया। जी छुड़वा हाँ। लिया गया आपसे। और आप शेरवानी पहन के टहला किए, तो इससे क्या हुआ, आपकी सियासी जो कद था वो गिर गया, सियासी साख आपकी तबाह हो गई। अब जी आप हाँ। किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? अभी तो तब्दीली वब्दीली ले आए आप, अब क्या लाएंगे? नया नया स्लोगन क्या होगा? एक अब बहुत आप क्या डेटेड कहकर है। हुकूमत के लिए वोट मांगेंगे? सही बात बहुत नहीं। ज्यादा। मतलब और जो वजीर है आपके वो कह रहे हैं जी लियाकत अली खान और चाइना वो और जापान की सरहद पर पैदा हुए थे तो कराची में इंतकाल हुआ। दुनिया जानती है वहां लियाकत बाग में कत्ल हुआ उनका। जी हाँ। मतलब ये इस किस्म के लोगों को आपने वजीर रखा हुआ है जिनको ना तारीख पता, ना जुग्राफिया पता, ना कुछ अपनी हिस्ट्री पता, कुछ पता ही नहीं है उनको। तो गवर्नर। ये इन चीजों से ना बड़ी है। हाँ गवर्नर है बताइए। तो अब जो इतनी बड़ी जनता है वो सोच रही है ना हमने किसको वोट दिया। अब नहीं, ये लोग जब आइंदा बिल्कुल वापस सही, आएंगे तो क्या बिल्कुल सही, करेंगे? बिल्कुल सही। और ये है इसमें प्रॉब्लम। देखें वो इमरान खान का जैसे आपने बताया ना कि अखलाकी तौर पे अगर उन्हें स्ट्रांग होना था तो पहले दिन से ही अगर उनकी अगर हुक्म उदूली कह रहे हैं या अगर वो उनके चीज को काटा गया था तो वो खड़े हो जाते और वो डट जाते। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने ये भी चाहा कि इक़्तिदार में भी रहें और उसके लिए फिर कंप्रोमाइज़ेज़ जो हैं, अगर उन्होंने किए हैं तो फिर उसका आप कैसे कह सकते हैं जी अब मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर वो आपके ही क्योंकि जजेस ने जब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के निकालने का कहा था तो वो सिर्फ हुकूमत को उन्होंने दोबारा इख्तियार दे दिया था। तो फिर ये पाकिस्तानी देखिए हुकूमत के उसूल ऊर है था ना, कि वो उनके हाँ, उसूल जाने देते या उसूल ना जाने। उसूल होते हैं ना, हुँ, जान का सदका माल। उसूल है हुँ, नहीं, जान का सदका माल हुँ, हुँ। और इज्जत का सदका जान। हाँ, इज्जत का सदका जान। ये वो चीज़ नहीं है जान का वहाँ पे। सदका माल है। हुँ, हाँ हुँ, हुँ। जान का सदका माल है कि भाई माल ले हुँ, लो हुँ। जान छोड़ दो। इज्जत हुँ, पे हुँ। बात आ गई, इज्जत का सदका जान। अब वहां जो चुप हो गया वो पूरी जिंदगी बेइज्जती के साथ गुजारेगा, जी जलील हाँ। होकर गुजारेगा। तो और बात जगह दूसरा जहां पर ये आपकी है बात आपने की है। जी हाँ, और दूसरा ये है कि जब चले आप कोई एक अखलाकी तौर पे या अवाम के बहुत ज्यादा पहले आपने देखा जब इक़्तिदार में इमरान खान साहब नहीं थे तो बहुत से सुहाने ख्वाब थे, सबको ये उम्मीद थी कि हाँ ये बात सही है। लेकिन अब 3 साल हो चुके, अब इमरान खान जब आके बाहर कहेंगे या वो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो अब आपके लिए वो लोग उस तरह से तैयार नहीं होंगे। वो आपको इक़्तिदार में भी देख चुके हैं, पंजाब की सूरत-ए-हाल देख चुके हैं, वादा खिलाफियाँ देख चुके हैं, या कौन-सी चीज़ है जो आपने पूरी कर दी है। और बात आप करते हैं मदीना की रियासत की और फ़रात के किनारों की और ये नहीं सारी चीज़ों वो की, सब खत्म हो गया। वो अब खत्म आप हो देख रहे गया। हैं कहीं लोग अब तब्दीली वो आई है, खरीदेंगे नहीं। कोई नहीं गा रहा, कोई नहीं गा रहा। हुँ, वो गाना आपको नजर ही नहीं आ रहा कहीं की तब्दीली आई है, वो सब तब्दीली तब्दीली वो गई, हुँ, हुँ। सब फारिग हो गई। जी, तो ना जी। तब्दीली की कोई बात कर रहा है अब, ना अब आपके कोई कि मैं इतने करोड़ नौकरियां दूंगा और ये करूंगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ, सब तहस नहस हो गया। कोई हुँ, हुँ। एक चीज पूरी नहीं हुई। अगर ये नहीं पूरी हो रही थी, इसके मेन जो कॉजेज हैं वो बयान करते और रिजाइन रखते। आप यकीन करें ये कौम कंधे पर उठा के दोबारा लाती, ये जी हाँ, कौम कंधे जी पर हाँ, उठा के लाती। जी हाँ। समझे ना, आप इतने चाहतों से आए कि जी बाहर का पढ़ा हुआ और विजनरी आदमी है और हमारा हीरो और हमारा वर्ल्ड कप जीते हुए और फला और ये मजबूत आदमी है अपने इरादे का। आप में और जरदारी साहब में और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में क्या फर्क रह गया? हुँ, कोई हुँ। फर्क नहीं रह गया। जी हाँ। वही सिस्टम चल रहा है।
और लोगों, देखें जी कोई हाँ, लोगों में चीज जो है, महंगाई के बम गिर रहे हैं। किसी चीज की मिसाल महंगाई एक होगी, ट्रांसपेरेंसी या आपका जो एक या सदाकत और इमानत का जो एक दावा था, अभी तोशे खाने से मुतालिक भी इन दिनों बातें होती रही जी। आप वो भी दबा लिया गया है कि कहां से क्या कुछ मिला है। वो इल्जामात आप पे लगाए जा रहे हैं कि आपने पत्नी घड़ी बेची है, हार बेचा है, क्या बेचा है। तो इस बारे में भी देखें, अगर इतनी शफाफियत नहीं होगी कि आपसे अगर कोई पूछा जा रहा है कि ये क्या मिला है, तो इसको इस आड़ में छुपा जी वो बाहर देने वाले ममालिक जो हैं वो नाराज होंगे, तो ये कैसे नाराज हो सकते हैं। आप लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं, अखलाकी तौर पे कहीं एक आपको जगह भी दिया नहीं है, है कि आप इसके किए हुए हों जी। आपको दिया है या कौम के लिए दिया है, हुकूमत के लिए दिया है, उसको डिक्लेयर करें। अगर आपको दिया है तो आप कहें, छुपाते क्यों हैं? जी। और दूसरी बात, रिंग रोड का जो मामला है उस पर बड़ी वावेला हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आपने दूसरों के साथ नरमी इसलिए की है कि कल जब आप हिजब इख्तलाफ में बैठे तो वही हो कि मतलब बातें बातें करके महफिल को बर्खास्त कर दिया जाए, तो ना आप किसी को पकड़े ना आपको कल कोई पकड़ेगा। आपके रिंग रोड के मामले पर भी कोई हाथ नहीं डालेगा। कहा यह जा रहा है तासुर। मैं वो बात कर रहा हूं जो जी। तासुर है। और है भी मैंने और आपको इतना। प्रोग्राम का हवाला भी दिया और हाँ हाँ शख्सियत हाँ। का भी हवाला दिया। दिफाई तजियाकार हमारे जनरल शुजा पाशा साहब, रिटायर्ड साहब, वो बहुत ही जो है वो जिम्मेदार आदमी है। उनका तजिया है ये, साफ साफ कह रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर हम्म। वायरल हो रहा है, आप देख लिया कि वो क्या और कहते हैं। दूसरा देखें कि जब आपकी इतनी खस्ता हाल विकेट पे आप खेल रहे हो, कोई भी चीज आपकी वो बेहतर ना हो, तो फिर आप स्टैंड जो इस वक्त तगड़ा लिए हुए हैं, एक सींग फंसाए हुए हैं आपने, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उसमें कामयाब हों, या अगर आप नाकाम भी होते हैं तो कोई मुझे क्यों निकाला टाइप अगर आप कोई कैंपेन कराएंगे, तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा जो मियां साहब के साथ हुआ था। लोग चावल वगैरह खाने तो आ जाएंगे अगर, लेकिन वो भी एटीएम मशीनें आपसे नाला है, अलीम खान भी गायब हैं, जहांगीर तरीन भी नाराज है, अब जी या हाँ। तो खुद से कोई इन्वेस्ट कर लिया है, तो ये अलग बात है। तो ये असल सारी में चीजें। कोई हम्म। कोई 6 महीने पहले इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने ये कहा था कि जो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने हम्म। जो लोगों के साथ महंगाई और करप्शन और ये तमाम चीजें के चार्जेस लगते रहे, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को कि कोई करप्ट है या चोर है। मुझे पता अदालतों का काम है कि वो पकड़ के खड़ा करें। अवामी तासुर की बात कर रहा हूं, जो उन दोनों के ऊपर इल्जामात लगे उसमें एक खला बना, एक वैक्यूम बना। इन्होंने हम्म। उसको फायदा उठाया और उसमें ये तहरीक इंसाफ बना के जाहिर हो गए। कुछ इसके सही। लोग लिए, कुछ उसके लोग लिए, कुछ बाहर से लिए। ये वो खला था, बिल्कुल। ये खलापुर हुआ। मगर मैंने ये भी कहा था कि ये खलापुर तो हुआ है, मगर ये तीसरी बिल्कुल। पार्टी है जो इन्हीं दोनों जैसी है। सही है, हाँ। ये तीसरी और पार्टी इन्हीं जैसी। अजान से आगे पहले, बात आगे हाँ, बढ़े। और यही वजह है, अजान से पहले कॉल ले लें एक, उसके बाद फिर वापस आएंगे ब्रेक के बाद, फिर मजीद कॉल्स भी और बातें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक सेकंड में। जी आप बोलिए सर। फारूक भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और जी मेहरबानी। बस मैं आपकी आपकी दो बुजुर्गों की गुफ्तगू सुन के मैंने कहा कि मैं भी अपनी एक राय दे दूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं उसके बाद मैं आपकी राय, मुझे आप अपना कमेंट बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे जी में। जी जरूर। मैं इसके लिए सोचता हूँ कि ये अंदरूनी मामला जो हम ओहो, आपकी कॉल ही ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आ सकते हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त अजान मगरिब का वक्त करीब है, लेकिन ये जो मामला चल रहा है, अब दूसरी तरफ भी ऑप्शन नहीं है मुसवी भाई, वरना इतनी देर लगती नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अब कल से जो धोबी घाट में कोई तकरीर हुई है, या बिलावल साहब ने जो कराची में तकरीर की है कि वो टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, तो अपनी सीवियां भेज रहे हैं, लेकिन वो भी अब देखें कि क्या दोबारा मुल्क चलाने वाले दोबारा उन्हीं के साथ हमजोली बन जाएंगे जिनको वो निकाल के तासुर वो खुश हो रहे थे। तासुर दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ हम्म। का नाम आगे दिया जा रहा है। तासुर ये है कि उनकी जो है वो लेकिन इदारों के उनका आपस साथ में सेमीफाइनल पड़ा है, बनस्बत। अपनी नहीं नहीं, भतीजी के साथ सेमीफाइनल पड़ा है। भतीजी भतीजी तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो इतना बोल चुकी हैं इदारों को, तो वो तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। उनके मुकाबले पे शहबाज शरीफ साहब का की सीवी ऊपर है वैसे। ये मैं आपको बिल्कुल। इसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन हाँ, नून लीग में उनकी क्योंकि सीवी उन्होंने ऊपर है या नहीं, इंटरनली उनके भाई साहब ये चाहेंगे कि नहीं, नहीं, क्योंकि वो सब लास्ट सीवी टाइम ऊपर आ भी जाती है।
वो नहीं नहीं, वो लास्ट सब्सिडी टाइम आ जाती है। खान अब्बासी साहब को बना दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। मुझे भाई ये बड़ी एक जंग जारी है। लीजिए वो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। और भी इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे मामलात, मीनार पाकिस्तान जैसा वाकया हुआ, जुबैर उमर की एक वीडियो आई, और इसके अलावा फिर अवाम के ऊपर जो महंगाई के मामला चल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अजान का वक्त हो जा रहा लंदन में। वापस आएंगे तो दीगर इशू से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।